ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का आज का मॉडल पेपर इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आधारित होगा। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं के लिए, जैसे कि अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पीसीएस, इसके अलावा आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये प्रश्न आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। तो फ्रेंड, थोरियम के बारे में बात कर लेते हैं। थोरियम आवर्त सारणी में, पीरियाडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो एक्टिनाइड श्रेणी का पहला तत्व है। और थोरियम की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1828 में, बहुत पहले कर ली गई थी खोज। और इसको किसने खोजा था? तो याद रखना कि थोरियम की खोज की थी वर्जीलियस ने। किसने की थी? वर्जीलियस ने इसकी खोज की थी। और इसका जो मुख्य अयस्क है, हालांकि वर्जीलियस ने जो इसका अयस्क खोजा था उसका नाम था थोराइट। क्या नाम था? थोराइट। लेकिन थोरियम का जो मुख्य अयस्क है वो है मोनेजाइट। और मोनेजाइट भारत में सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, मोनेजाइट मुख्य रूप से पाया जाता है केरल में। तो ऑप्शन ए को आप आंसर करेंगे। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, केरल। सबरीमाला मंदिर, ये काफ़ी चर्चा में रहता है। आपको बताना है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना कि सबरीमाला ये केरल के अंदर जो एक पेरियार टाइगर अभयारण्य है उसी के बीच में स्थित है। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि केरल में स्थित है ये। केरल की राजधानी कहाँ पर है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल हैं पी सतशिवम। याद रखना राज्यपाल का नाम भी। राज्यपाल कौन है? तो फ्रेंड्स, केरल के राज्यपाल हैं पी सतशिवम। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। पी विजयन मुख्यमंत्री हैं। तो इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए सबरीमाला मंदिर और केरल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत में जैव विविधता में सबसे धनी स्थान कौन सा है? जैव विविधता में सबसे एनरिच है पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि पश्चिमी घाट कहाँ पर है। तो ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, आप देख रहे हैं। तो ये जो नारंगी कलर में है, ये नारंगी कलर यही है आपका जो है वेस्टर्न घाट, ठीक है। और ये जो पीले कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की जो स्थिति है वो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए थी और मैप के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। भारत में जैव विविधता में सबसे अधिक धनी जो स्थान है वो पश्चिमी घाट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि भारत में 4 आंशिक या पूर्ण रूप से जैव विविधता से परिपूर्ण हॉट स्पॉट माने जाते हैं। तो इसमें जो 4 है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो आएगा पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ठीक है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र। दूसरे स्थान पर आता है पश्चिमी घाट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पश्चिमी घाट। देन आफ्टर बात करेंगे इंडो वर्मा क्षेत्र के बारे में, तो ये भी आता है जैव विविधता संपन्न जो हॉट स्पॉट है उसमें, इंडो वर्मा क्षेत्र। और चौथा कौन सा होगा? जिसको कहेंगे आप सुंडालैंड। सुंडालैंड दैट इज अंडमान एंड निकोबार। तो ये 4 जो है भारत के जैव विविधता से परिपूर्ण हॉट स्पॉट क्षेत्र माने जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक जो जैव विविधता है वो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो ऑप्शन सी है, गुजरात। अब आपको ये बताना है कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला दूसरा राज्य कौन सा है, ये कमेंट करके बताइए। कुछ क्वेश्चन मैं बीच बीच में आप लोगों से पूछता चलूंगा और उसका जवाब आप लोग देते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और असम में। तो आइए देख लेते हैं मैप में इसको। देखिए, मैप में इसलिए लगाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो त्रिपुरा को आप देख रहे हैं। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से, त्रिपुरा जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब होगा त्रिपुरा। और आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश ये मिजोरम को भी टच करता है और इसी के साथ मेघालय को भी टच करता है, ठीक है। और साथ ही साथ बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो अन्य राज्यों को लाइक एज पश्चिम बंगाल को भी टच करती है। पश्चिम बंगाल ये ग्रीन वाला है, ठीक है। बिहार को टच नहीं करता है, बिहार को, ठीक है। तो ये बात आप देख लेना इसको। और इसके बाद यहाँ पर भूटान है। भूटान में एक यहाँ पर भूटान का एक चिड़ियाघर है जिस पर चीन दावा कर रहा है। तो यहाँ पर
जो कि अरुणाचल प्रदेश से छटा हुआ क्षेत्र है। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा चिड़ियाघर है जिसको चीन ने एक विवादित चिड़ियाघर माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? प्रसिद्ध चंदन तस्कर वीरप्पन, अगर आपको याद होगा तो 2 राज्यों की सीमाओं पर वो अक्सर आता जाता रहता था और इसी वजह से उसको पकड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। फिलहाल फ्रेंड, चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो कौन सा है, ये आपसे सवाल पूछा गया और इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? कर्नाटक। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब 3 बातें कर्नाटक के बारे में, ठीक है। कर्नाटक के जो सीएम है उनका नाम क्या है? कर्नाटक के सीएम है BS येदुरप्पा, BS येदुरप्पा। और गवर्नर कौन है? तो ये है वजुभाई वाला। तो याद रखना, वजुभाई वाला गवर्नर है, राज्यपाल हैं। और कुद्रेमुख एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कर्नाटक में ही स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि कुद्रेमुख नामक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। कुद्रेमुख में लोहे की खान भी है। और प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला एक स्थान है जो कि कर्नाटक में ही है, तो वहाँ पर जाकर उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग किया था। तो श्रवणबेलगोला जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। इसके अलावा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक के काफ़ी प्रसिद्ध जो है राष्ट्रीय उद्यान है और कई बार पूछे जाते हैं। बांदीपुर, बन्नरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख, ये कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स और इसका सही जवाब याद रखना, ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कहाँ पर? तो देहरादून में, ठीक है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। आपको बताना है कि ये फैक्ट सही है या गलत है। उत्तराखंड में प्रथम वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र के रूप में 1935 में देहरादून जिले में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, जो कि 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित हो गया था। तो ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला जो वन्यजीव संरक्षण केंद्र था वो 1935 में देहरादून में स्थापित किया गया था। नाम था उसका मोतीचूर वन्यजीव विहार। आगे चलकर 1983 में इसे शामिल कर लिया गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। ये बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और इन 6 राष्ट्रीय उद्यानों में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो प्रमुख रूप से 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं तो उनमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दूसरा हो जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, 3 हो गए। चौथा होगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चमोली जनपद में है, फूलों की घाटी। और 5वां हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और 6ठा होगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बारे में आप बिल्कुल याद रखना। और उसके बाद आता है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थापना इसकी हुई थी 1983 में, 1983 में स्थापित हुआ था। यह जो है कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है फ्रेंड्स 82 में स्थापना हुई थी, 1982 में स्थापना हुई थी फूलों की घाटी की। चमोली जनपद में यह स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर। तो ये जरूर याद रखना आप। और इसके बारे में बताया गया है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जनपद में नर और गंधमादन पर्वत के बीच स्थित है। तो तीनों विकल्प यहाँ पर सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को आंसर करेंगे। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना, भूमध्य रेखा ये हमारी धरती हो गई, बीचों बीच जाता है, इसको कहते हैं इक्वेटर, दैट इज विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो इसके आसपास जो वन क्षेत्र होते हैं वो होते हैं उष्णकटिबंधीय वन। तो ऑप्शन सी डी सही होगा इसका। और उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं इसको जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखना। एकमात्र अभयारण्य जहाँ पर कश्मीरी महामृग जिसको हंगुल कहते हैं, तो हंगुल पाया जाता है कहाँ पर? ठीक है, और ये पाया जाता है दाची ग्राम में। दाची ग्राम ये जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में अगर आप जाएंगे तो श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर।
बात करते हैं कान्हा वन अभयारण्य के बारे में। तो कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और मुदुमलई या मृदुमलई ये जो वन अभयारण्य है ये तमिलनाडु में स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है, तमिलनाडु में स्थित है। गिर वन अभयारण्य ये गुजरात में है और शेरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर शेर पाए जाते हैं। तो ये चारों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। इसी क्रम में ये तस्वीर आप लोग देख लीजिएगा, ये हंगुल की तस्वीर है और इसको जो है क्या कहते हैं, स्टेगो, कश्मीर स्टैग के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला सवाल होगा कि कुगती वन्यजीव विहार ये किस राज्य में स्थित है। कुगती वन्यजीव विहार ये किस राज्य में है, तो याद रखना कुगती वन्यजीव विहार ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आपको कमेंट करके एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब देना है। बताइए कि नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है, किस प्रदेश में है नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भरतपुर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है। आपको बता दें कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नाम अब बदल गया है और अब इसका नाम हो गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव पक्षी अभयारण्य। तो राजस्थान का यह एक पक्षी अभयारण्य है जो कि पहले भरतपुर राजस्थान में स्थित था और इसी वजह से इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य नाम दिया गया था। फिलहाल अब इसका नाम बदलकर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा होता है। तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी और कोई नहीं। तो याद रखना जो लैंटिक आवास माने जाते हैं उनमें तालाब और दलदल आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, लैंटिक आवास, तालाब और दलदल। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है। तो गंगा डेल्टा का जो मैंग्रोव वन है उसको सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। गंगा डेल्टा के पास जो मैंग्रोव वन होते हैं तो उसको सुंदरबन कहा जाता है। सुंदरबन एक मैंग्रोव एरिया है और ये 3 नदियों से, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर से जो एक डेल्टा बनता है जो कि बे या बंगाल के पास में है, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, सुंदरबन। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सही जवाब होगा भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। और इसको जो है अगर बात करें साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में इसे रेगुर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी। और अगर हम निकल जाएं केरल की तरफ, तो केरल में जो काली मिट्टी है उसका नाम क्या है, शाली, शाली। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टानों से होता है। जो ज्वालामुखी फटते हैं तो उनसे जो निकलता है लावा, उसके बाद बेसाल्ट चट्टान का निर्माण उन्हीं से होता है और उसी से बनती है काली मिट्टी। काली मिट्टी काफ़ी अच्छी मिट्टी मानी जाती है कपास के उत्पादन और अंगूर के उत्पादन के लिए। तो ये हो गई काली मिट्टी जो कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है। आपको बताना है कि दालचीनी ये जो पेड़ होता है उससे किस पार्ट से मिलता है। और आपको बता दें कि दालचीनी ये भारत का नहीं है, दालचीनी श्रीलंकाई मूल का एक वृक्ष है जो कि तमिलनाडु और केरल में बहुतायत में पाया जाता है। ये दालचीनी का वृक्ष है और दालचीनी से आप अवगत होंगे। तो ये जो होता है वो छाल होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी छाल यानी कि जब आप ऊपर की छाल हटा देते हैं उसके नीचे एक छाल और होती है, उसी से दालचीनी बनाई जाती है। तो दालचीनी क्या है, यह एक छाल है। मसालों का बगीचा नाम से किस राज्य को जाना जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, उत्तराखंड, केरल, असम या कर्नाटक। और दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा इसका केरल। याद रखना मसालों का बगीचा नाम से केरल को जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, जरूर याद रखना है इसको। अगला सवाल होगा कि जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। सही जवाब इसका क्या होगा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। याद रखना इसका जो सही जवाब है वो है जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो तो ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं क्या आप उनका नाम बता सकते हैं, ये सवाल है, आप लोगों के लिए कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। IR-20 व रत्ना किस फसल की किस्म है।
IR-20 और रत्ना ये किस फसल की किस्म है? गेहूं, बाजरा, ज्वार या फिर धान? और सही जवाब इसका होगा IR-20 और रत्ना ये धान की किस्में हैं। तो ऑप्शन डी। कई बार किस्मों से संबंधित सवाल भी यूपीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर शामिल किया गया। अब एक सवाल और बताइए कि भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? मैं दो विकल्प दूंगा आपको, लखनऊ और कानपुर, दोनों में से एक जगह पर स्थित है। कमेंट करके बताइए कि भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? दमन गंगा ये किस नदी का प्राचीन नाम है? ताप्ती, नर्मदा, कावेरी या फिर गोदावरी? याद रखना, दमन गंगा ये ताप्ती नदी का पुराना नाम है और यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। इसकी लंबाई कुल है 724 किलोमीटर और इसका जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में विस्तृत है। तो ये 3 प्रदेश हैं जो कि कवर करती है दमन गंगा, दैट इज ताप्ती। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ताप्ती नदी का प्राचीन नाम है दमन गंगा। और फ्रेंड्स, इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश सर्च करके जुड़ जाइए। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पीडीएफ नहीं मिलती है फ्रेंड्स, तो कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है, आपको पीडीएफ अब मिलने लगेगी लगातार। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।